तो आज का चैप्टर डाल देना ऊष्मीय प्रसार तथा कैलोरीमिति। ऊष्मीय प्रसार तथा कैलोरीमिति। तो इसमें पहले छोटे छोटे डिफिनेशन में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर पहुंचते हैं ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, ठीक ना। तो पहला हेडिंग डाल देना ताप, टेम्परेचर। ताप हेडिंग डालना। अब देखो ताप क्या होता है। कोई वस्तु है, ठीक है, वो या तो गर्म होती है या ठंडी होती है। उसे हम कैसे महसूस करते हैं? उसको टच करके महसूस करते हैं ना, ठीक है ना। अगर टच करने पे हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है तो हम कहते हैं अधिक टेम्परेचर है, कम महसूस होती है तो हम कहते हैं कम टेम्परेचर है। यही होता है ना। तो टेम्परेचर या ताप क्या होता है? किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप जिसमें हम करते हैं वो क्या होता है? ताप होता है। समझ में आई बात ना। ठंडाहट या गर्माहट की माप करना ही क्या है? ताप है। समझ में आ गई बात ना। अब देखो ताप कैसे होता है। जो कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ किससे मिलके बना होता है? अणुओं से मिलके बना होता है ना। कोई पदार्थ किससे मिलके बना होता है? अणुओं से मिलके बना होता है। और चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस, सभी के अणु जो है वो या तो अधिक गति करते हैं या तो बहुत कम गति करते हैं। वो हमेशा गति करते रहते हैं। जैसे जो गैस के अणु हैं वो बहुत दूरी तक गति करते हैं, और जो आपके द्रव के अणु होते हैं वो अपनी सतह के नीचे गति करते हैं, और जो ठोस के अणु होते हैं वो अपने बिंदु पर ही कंपन करते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो ये तीनों जो है, तीनों प्रकार के पदार्थ जो है, इसका मतलब क्या है कि तीनों क्या करते हैं? गतिशील हैं। तीनों पदार्थ के अणु कैसे हैं? गतिशील है। अब क्या होता है कि जितने जो भी अणु, कोई भी अणु है, जितना अधिक गतिशील होगा, जितना अधिक कंपमान होगा, उसका टेम्परेचर उतना अधिक होगा। जितना उसका गतिशीलता कम होगी, जितना वो कंपन कम करेगा, उसका टेम्परेचर उतना कम होगा। समझ में आ रही बात ना। तो हम ताप को उसके अणु की गति के आधार पर भी बता सकते हैं। समझ में आ रही बात ना। यदि ताप अधिक है तो अणुओं की गति या कंपन अधिक होती है, और ताप यदि कम है तो अणुओं में गति या कंपन कम होती है। यानी अणुओं की गति या कंपन की माप भी क्या है? ताप है। समझ में आ गई बात ना। जैसे जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, द्रव को गर्म करने पे क्या होता है? उसके अणु जो है तेजी से गति करते रहते हैं अपने सतहों पर। अगर यदि बर्फ, वही देखो द्रव को हम जल को ले लिए, ठीक है ना। मान लो पहले वो द्रव है, अब द्रव है तो उसके अणु जो है वो आपस में सतह के नीचे, जैसे मान लो यहाँ पे हम जल ले लिए हैं इसमें, तो ये इसकी सतह हो गई और नीचे क्या है? आपके जल है ये। तो जो अणु होते हैं इसके, ये अणु क्या करते हैं? इसकी सतह के नीचे ही क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। समझ में आ रही बात ना। अब जैसे यदि इसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो इनके अणु की गति क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या है? इनका ताप बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? ताप बढ़ता जाता है। और बढ़ाते जाएं तो ये और तेजी से गति करते हैं, और इतना अधिक कर दें कि ये क्या हो, ये अणु जो हैं ये अपनी सतह को छोड़कर ऊपर चले जाएं, तो ये फिर जो द्रव है फिर किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। अब मान लो इसका टेम्परेचर और कम करते जा रहे हैं। मान लो इसको इसी पानी को हम फ्रिज में ले जाके रख दिए। अब फ्रिज में ले जाके रखेंगे तो इनके अणुओं की गति क्या हो जाएगी? और धीमे होती जाएगी, और धीमे होती जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो सिर्फ अपने स्थान पर ही कंपन करेंगे, वो गति नहीं करेंगे। तब वो किस अवस्था में आ जाएंगे? ठोस अवस्था में या बर्फ अवस्था में आ जाएंगे। समझ में आ रही बात ना। तो ताप क्या है? ताप क्या बताता है कि अणुओं की, यानी कोई पदार्थ के अणुओं की गति निर्धारित करता है कि अगर किसी वस्तु का ताप अधिक है यानी कि उसके अणु की गति अधिक है या कंपन अधिक है, और अगर गति कम है इसका मतलब क्या? टेम्परेचर कम है। समझ में आ रही बात ना। तो ताप ये होता है। तो लिख लो, अणुगति सिद्धांत के अनुसार वस्तु का ताप
अणुगति सिद्धांत के अनुसार वस्तु का ताप अणुओं की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। अणुओं की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से वस्तु का ताप क्या होगा? बढ़ता है। गतिज ऊर्जा घटने से वस्तु का ताप घटता है। ठीक है, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? ताप बढ़ गया। अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? घट गया। समझ में आ गई बात ना? तो गतिज ऊर्जा यानी कि अणुओं की गतिज ऊर्जा की माप में हम किस में कर सकते हैं? उसके ताप में कर सकते हैं। किसी वस्तु का ताप अधिक है तो हम क्या कहेंगे? उसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक है। और किसी वस्तु का ताप कम है, इसका मतलब क्या? उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा कम है। अब जिस जैसे हम अलग अलग शाखा में अध्ययन करते हैं, तो ताप का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको हम तापमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमिति कहते हैं। यानी किसी वस्तु के ताप का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तापमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? तापमिति कहलाता है। उस लाइन को छोड़ के लिख लेना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप का अध्ययन किया जाता है उसे तापमिति कहते हैं। उसे तापमिति कहते हैं। हो गया? तो अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक, इसका मतलब क्या हुआ? ताप अधिक। अणुओं की गतिज ऊर्जा कम, इसका मतलब ताप कम। और ताप का अध्ययन क्या कहलाता है? तापमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? तापमिति कहलाता है। याद हो गया सब? चलो अच्छी बात है। अब हेडिंग डालना ऊष्मा। अब देखो, अब जैसे मान लो हमारे पास दो वस्तुएं हैं या एक ही वस्तु है। यहाँ पे हम इसको गर्म कर रहे हैं, एक कोने पर इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ का ताप अधिक हो जाएगा, यहाँ के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। यहाँ पे अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी और यहाँ पे हम गर्म कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे इसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? कम रहेगी। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे मान लो आपका 10 डिग्री सेल्सियस है, तो यानी यहाँ पे ताप का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस। तो ताप, ये इसका ताप 100 है, इसका कितना है? 10 है। तो इसका ताप अंतर कितना हुआ? 10 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस हुआ ना? यानी ताप अंतर हुआ। अब ताप अंतर के कारण क्या होता है? ऊष्मा, पहली बात तो ऊष्मा क्या? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? जब कोई ऊर्जा तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तो ऐसी ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। यानी ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? तापांतर के कारण प्रवाहित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मीय ऊर्जा। तापांतर के कारण प्रवाहित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी? ऊष्मीय ऊर्जा। यानी कि यहाँ पे देखो ताप अधिक है, यहाँ पे ताप कम है, तो ऊष्मा यहाँ से यहाँ, ऊर्जा यहाँ से यहाँ प्रवाहित होगी। और किसके कारण हो रही है? तापांतर के कारण। किसके कारण हो रही है? तापांतर के कारण हो रही है। इसलिए इसका क्या नाम दे देंगे? ऊष्मीय ऊर्जा। क्या नाम दे देंगे? ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? तापांतर के कारण प्रवाहित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ रही बात ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्मीय ऊर्जा प्रवाहित होने के लिए तापांतर होना जरूरी है। तापांतर होना जरूरी है। अगर मान लो हमारे पास एक ही वस्तु है या दो वस्तुएं हैं, मान लो यहाँ पे स्पर्श करके रख दिए हैं, यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ तापांतर हुआ? नहीं हुआ। अब अगर घटाएंगे तो 100 माइनस 100 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे तापांतर नहीं हो रहा तो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। यानी ऊष्मा प्रवाह होने के लिए क्या जरूरी है? तापांतर जरूरी है। क्या जरूरी है? तापांतर जरूरी है। यानी तापांतर के कारण प्रवाहित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। याद हो गया? चलो लिख लो। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण उसके तापांतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा
स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा कहलाती है। होने वाली ऊर्जा उष्मा या उष्मीय ऊर्जा, उष्मा कहलाती है। उष्मा का लिख लेना, बात एक ही है, उष्मा कहलाती है, क्योंकि उष्मा ही तो क्या है, ऊर्जा है, ठीक है ना, उष्मा कहलाती है। पदार्थों में अणुओं की अनियमित गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। देखो कैसे लिंक हो रहा है ये। अभी हम क्या बोले हैं कि तापांतर के कारण क्या होती है, उष्मा प्रवाहित होती है, उष्मीय ऊर्जा होती है। तापांतर के कारण प्रवाहित होने वाली ऊर्जा क्या है, उष्मीय ऊर्जा। और तापांतर तापों से मिलकर बना है, और ताप क्या करता है, अणुओं की अनियमित गति को बढ़ाता है या घटाता है, वो करता है ताप। यानी कि हम कहें कि अणुओं की अनियमित गति से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी, उष्मीय ऊर्जा कहलाएगी। समझ में आई बात ना, क्योंकि अनियमित ऊर्जा कौन कर रहा है, ताप कर रहा है, और तापांतर ही क्या है, ताप है। तापांतर के कारण प्रवाहित ऊर्जा ही क्या है, उष्मीय ऊर्जा है। और तापांतर क्या करता है, अनियमित गति उत्पन्न करता है। क्या करता है, अनियमित गति उत्पन्न करता है। किसमें अनियमित गति उत्पन्न करता है, अणुओं में। किसमें, अणुओं में। समझ में आ गई बात ना। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अणुओं के या पदार्थों के अणुओं की अनियमित गति के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाती है, उष्मीय ऊर्जा कहलाती है। उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, उष्मीय ऊर्जा। क्यों कहलाती है, क्योंकि अनियमित गति किसके कारण उत्पन्न हो रही है, ताप के कारण, और तापांतर के कारण प्रवाहित ऊर्जा क्या है, उष्मीय ऊर्जा है। समझ में आ गई बात, याद हो गया ना। चलो अच्छी बात है। अब अगर ये ऊर्जा है तो इसका मात्रक भी होगा। तो इसके 3 मात्रक हैं। अगर एसआई मात्रक इसका जूल होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। और सीजीएस होता है, सीजीएस मात्रक होता है इसका आपका कैलोरी, और एमकेएस में होता है किलो कैलोरी। कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। सीजीएस में क्या होता है, कैलोरी। देखो कार्य के मात्रक, ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है। अब ऊर्जा में सभी ऊर्जाएं का मात्रक एक ही होगा, चाहे उष्मीय ऊर्जा, चाहे विद्युत ऊर्जा, चाहे यांत्रिक ऊर्जा, चाहे गतिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा ले लो, मात्रक एक ही रहेगा। और ऊर्जा ही क्या है, कार्य है। कार्य जो करते हैं वही ऊर्जा होती है। समझ में आई बात ना। अगर ऊर्जा नहीं है तो कार्य नहीं, कार्य नहीं है तो ऊर्जा नहीं। तो सीजीएस में इसका मात्रक क्या है, कैलोरी, और एमकेएस में होता है किलो कैलोरी। एमकेएस में किलो कैलोरी, इसको लिख लो आप लोग, किलो कैलोरी। तो एसआई में मात्रक क्या है, सीजीएस में, एमकेएस में, एसआई में क्या है, सीजीएस में, एमकेएस में। याद हो गया ना। चलो अच्छी बात है। ये इसके मात्रक हो गए। और एक इसका संबंध होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ये भी ये लिख लो, 1 कैलोरी अगर हम बदलना चाहें, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, 4.18 जूल होता है। और अगर यहाँ पे हम किलो लगा दे, जाने दो किलो वाला, इतना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। 1 कैलोरी बराबर इतना, अगर देखो किलो दबी लिख देते, बता दे रहे हैं आपको, 1 किलो कैलोरी। आप हमेशा याद रख लेना, किलो जब भी हटता है 1000 जुड़ जाता है, ठीक है ना। किलो जब भी हटेगा 1000 आ जाएगा, और जब 1000 हटेगा तो किलो आ जाएगा। समझ में आई बात ना। जब किलो हटे तो क्या आएगा, 1000, जब 1000 हटे तो क्या आएगा, किलो आएगा। दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है ना। तो एक हटेगा तो दूसरा आ जाएगा। समझ में आई बात ना। तो देखो यहाँ पे किलो कैलोरी लगा दिए ना, तो यहाँ पे देखो 1000 आ जाएगा। यहाँ पे भी किलो आना चाहिए। जब यहाँ पे देखो
अब यहीं पे अगर हम किलो लिख दें तो यहाँ पे भी किलो लिखना पड़ेगा। तो अगर इसी फार्मूले से देखो ये भी निकल रहा है, तो यहाँ पे देखो 1 किलो लगा दिए तो यहाँ पे किलो लगना चाहिए, लेकिन हम यहाँ किलो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1000। क्या लिखेंगे? 1000। यानी देखो 4.18 इंटू 1000, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा अब? ये जूल हो जाएगा, ठीक ना। जूल की किलो, हाँ जूल सही है। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करें तो 4.18 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 पावर 3 लिख सकते हैं। 10 पावर 3 क्या लिख देंगे? जूल। तो ये भी आपका फार्मूला होगा 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू क्या आ गया? 4.18 इंटू 10 पावर 3 जूल। जब किलो हटता है तो क्या आता है? 1000, और जब 1000 हटता है तो किलो आता है। समझ में आ गई बात ना? तो लिख लो इसको भी। हो गया? तो एसआई में मात्रक क्या होता है? सीजीएस में, एमकेएस में, ठीक है। और 1 कैलोरी इक्वल टू 1 किलो कैलोरी इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम चल रहे हैं, हेडिंग डाल देना ताप का मापक्रम। ताप का मापक्रम। अब देखो जैसे मापक्रम क्या है, अब हमें अभी तो हम इतना बस बात किए ना ताप क्या है, इतना ये बात किए थे कि ताप क्या है? अणुओं की अनियमित गतिज ऊर्जा, ठीक ना। अनियमित गतिज ऊर्जा जितनी अधिक ताप उतना अधिक, अनियमित गतिज ऊर्जा जितना कम उतना ताप कम। अभी तक इतना ही बात किए थे। अब हम मापेंगे कैसे? किसे मापेंगे? कितना टेम्परेचर है उसको मापने के लिए हमें कुछ यंत्र चाहिए, तभी तो हम बताएंगे कि इतना डिग्री सेल्सियस है, इतना फ़ारेनहाइट है। समझ में आ रही बात ना? या इतना जो भी है 3 मात्रक होते हैं मेन रूप से, और भी मात्रक होते हैं। तो हम कैसे मापते हैं? देखो, हमें मापने के लिए हम एक पदार्थ ले लेते हैं। कोई एक पदार्थ ऐसा ले लेते हैं कि जो ताप के आधार पर अपनी अवस्था परिवर्तन करे और वो कभी चेंज ना हो। जैसे अगर हम जल ले लें, ठीक ना, हम जल ले लिए। अब जल को हम क्या करें कि उसको आपका हिमांक पे ले जाए। हिमांक मतलब क्या होता है? उसको जमा देना, ठीक ना। हिमांक मतलब क्या है? जमा देना। नहीं, वो अगर द्रव है, जल है, जल का जिस बिंदु पर जो है वो बर्फ में जम जाए उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। यानी जिस ताप पर कोई भी पदार्थ क्या हो जाए? जम जाए, यानी कि ठोस अवस्था में आ जाए, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। और भाप बिंदु क्या होता है? जिसपे वो पदार्थ क्या हो जाए? भाप में चेंज हो जाए, यानी गैस में बदल जाए, उसको हम क्या कहेंगे? भाप बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? भाप बिंदु कहेंगे। अब देखो हम क्या किए, हमारे पास मान लो कि बर्फ था, ठीक है। अब बर्फ है और बर्फ किस में रहेगा? किस बिंदु पे रहेगा? हिमांक बिंदु पर रहेगा। बर्फ किस पे रहेगा? हिमांक बिंदु पर रहेगा। अब उस बर्फ को हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे गर्म करते हैं, ठीक ना। हम क्या कर दिए? धीरे धीरे गर्म करते गए। तो बर्फ फिर किस में बदलेगा? द्रव में बदलेगा। किस में बदलेगा? द्रव में बदलेगा। फिर और गर्म करेंगे तो फिर किस में बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा। अब देखो, हम हिमांक बिंदु को अगर हम 0 मान लें, ठीक है ना, हिमांक बिंदु को क्या मान लें? 0 मान लें, और इसको कुछ बिंदु और मान लें, ठीक है। यानी यहाँ पे इसका बिंदु 0 मान लें और इसका कुछ और 100 मान लें। मान लो कितना मान लें? 100 मान लेते हैं। 100, ठीक है ना। मान लेते हैं कि जब हम वो बर्फ था उसका टेम्परेचर कितना था? 0 था, ठीक है ना, 0 था। फिर हम क्या करें? उसको गर्म किए तो द्रव में बदला, फिर किस में बदल गया? भाप में बदल गया। फिर हम उसको क्या मान लिए? 100 डिग्री सेल्सियस या 100 पे पहुंच गया वो। तो अब इसके जो बीच में गैप आया, जितना हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, इसको हम जो है अलग अलग प्रकार के भागों में बांट देते हैं। जैसे 100 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अलग अलग साइंटिस्ट जो अलग अलग प्रकार के भागों में बांट दिए, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में जो है उन्होंने पहले जो हिमांक बिंदु था उसको उन्होंने 0 मान लिया, और जो भाप बिंदु था उसको क्या मान लिया? 100 मान लिया। डिग्री सेल्सियस में, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, और
क्या होता है, केल्विन होता है। ये तीन मात्रक होते हैं। तो तीन मात्रक जो तीन साइंटिस्ट थे, तीनों अपने अपने नाम पर पे जो है तीन स्केल बनाए और तीनों का अलग अलग यूज होता है, अलग अलग जगहों पे यूज होता है। तो पहले हम क्या माने, डिग्री सेल्सियस, आप लोग ज़्यादा परिचित हो उससे, ठीक ना। तो डिग्री सेल्सियस जो मतलब सेल्सियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक मात्रक बनाया, पैमाना बनाया। उन्होंने जल को लिया और जल को क्या किया, बर्फ, जल का क्या लिया, बर्फ लिया, और बर्फ का टेम्परेचर कितना मान लिया, 0 मान लिया। बर्फ का टेम्परेचर कितना मान लिया, 0 मान लिया। और उस भाप बिंदु का टेम्परेचर उन्होंने 100 मान लिया, यानी कि हिमांक बिंदु का टेम्परेचर कितना मान लिया, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस थे तो इसका मान इन्होंने कितना मान लिया, 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया। किसने मान लिया, सेल्सियस ने। किसने, सेल्सियस ने। और भाप बिंदु को उन्होंने क्या मान लिया, 100 मान लिया, 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया। क्या मान लिया, 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया। अब यहाँ पे एक स्केल बना, ठीक है ना, एक स्केल बन गया और इस स्केल को उन्होंने 100 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 100 भागों में बांट दिया। और एक भाग को उन्होंने क्या कह दिया, 1 डिग्री सेल्सियस। एक भाग को क्या कह दिया, 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात कि नहीं आई। तो हिमांक बिंदु को उन्होंने कितना माना, 0 डिग्री सेल्सियस। भाप बिंदु को उसने कितना माना, 100 डिग्री सेल्सियस। और एक भाग को उन्होंने क्या नाम दिया, 1 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेल्सियस, एक भाग का नाम दे दिया। समझ में आ गई बात ना। तो इस पैमाने से अब कोई वस्तु हम गर्म करेंगे तो इस पैमाने के आधार पर हम बता सकते हैं कि वस्तु कितनी टेम्परेचर, कितना डिग्री सेल्सियस गर्म है, कितना डिग्री सेल्सियस वो ठंडी है, ऐसा हम बता सकते हैं। तो जो सेल्सियस थे उन्होंने हिमांक बिंदु को कितने माना, 0 डिग्री सेल्सियस। और भाप बिंदु पे किसने माना, 100 डिग्री सेल्सियस। और उसको कितने भागों में बांट दिया, 100 भागों में बांट दिया, 100 भागों में बांट दिया। और एक भाग को उन्होंने क्या कहा, 1 डिग्री सेल्सियस। क्या कहा, 1 डिग्री सेल्सियस कहा। ऐसे फ़ारेनहाइट भी हैं और ऐसे जो है केल्विन भी है। 3 टेम्परेचर की मात्रक है और तीनों को हम अभी समझेंगे। समझ में आ गई बात ना। तो पहले हम इसके हिसाब से आपको बता दिए। तो किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर मापने के लिए हम किसको आधार लिए हैं, जल को लिए। और जल का पहले बर्फ वाला लिए तो हिमांक बिंदु, और उसके बाद जो भाप पे जिसे बता 100। तो ये तो छोटा सा रेंज है, 0 से 100। बहुत बड़े बड़े टेम्परेचर होते हैं। तो आधुनिक समय में अलग अलग, जैसे सूर्य का ताप मापना हो तो ये तो वहीं पिघल के ख़त्म हो जाएगा। समझ में आई बात ना, इसका पता ही नहीं चलेगा। तो अगर मान लो कोई मेटल गर्म करना है तो कोई मेटल जो है 400, 500, 1200, 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होती है, ठीक है ना, पिघलती है। तो अलग अलग फिर बाद में बनाया, लेकिन इन्होंने बेस बनाया क्या, इसको हिमांक को 0 और भाप बिंदु को 100 पे मान करके। इससे ऊपर के भी टेम्परेचर हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक रेंज बनाकर एक स्केल बनाया, ठीक है ना। तो चलो हेडिंग डालिए, ताप का मापक्रम, स्केल ऑफ टेम्परेचर हो गया। किसी वस्तु का ताप मापकर उसे अंकों में व्यक्त करने के लिए एक पैमाना की आवश्यकता होती है। अंकों में व्यक्त करने के लिए एक पैमाने की आवश्यकता होती है, जिसे ताप का मापक्रम कहते हैं। हो गया। जैसे आपके पास स्केल है, ठीक है ना, अगर स्केल नहीं होती तो हम बता सकते हैं ये कितनी लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा है, ठीक है ना, छोटा सा है, लेकिन कितना है तो नहीं बता सकते ना। तो ऐसे यहाँ पे भी है, अगर कोई पानी है मान लो, अब बोले उसको टच करके बताओ कितना गर्म है, अब मान लो खौल रहा है और जाके टच करने गए और आपका अंगुली खौल गया उसी में, ठीक है ना, तो आप तो बता पाओगे नहीं, तब तक तो फिर दवा लेने चले जाओगे। तो यहाँ पे इसीलिए इन्हें इसकी स्केल बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो लंबाई जैसे मापने के लिए एक फिक्स जैसे बता सकते हैं कि ये इतना सेंटीमीटर, इतना मिलीमीटर, इतनी मीटर है। अगर स्केल नहीं रहता तो हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तब हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा, इतना है, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास पैमाना है, हमारे पास स्केल है, तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इतनी लंबाई है वो, ठीक है ना। और आपके आने वाले मतलब जो समय, इस समय में तो इन सब के बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। 1 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज़्यादा वेरी चीज़ें कर जाती हैं। तो लिख ली, कहाँ तक लिखे आप लोग, पैमाने की आवश्यकता होती है जिसे ताप का मापक्रम कहते हैं। यहाँ तक लिख लिए। ताप का मापक्रम बनाने के लिए किसी पदार्थ की दो ऐसी अवस्था चुना जाता है
किसी पदार्थ की दो ऐसी अवस्था चुना जाता है जो आसानी से प्राप्त हो जाए। अब देखो दो अवस्था हम चुने कि नहीं। एक पहली अवस्था क्या है, बर्फ अवस्था है यानी ठोस अवस्था है, दूसरी कौन सी है, भाप या गैस अवस्था है। समझ में आ गई बात ना। दो अवस्था चुने, तो ऐसी अवस्था को चुना जाता है जो आसानी से प्राप्त हो जाए। ये अवस्थाएं गलती हुई बर्फ तथा उबलते हुए जल की अवस्था होती है। यह अवस्था गलती हुई बर्फ तथा उबलते हुए जल की अवस्था होती है। उस लाइन को छोड़ के लिखना, गलती हुई बर्फ के ताप को हिमांक, गलती हुई बर्फ के ताप को हिमांक तथा उबलते हुए जल के ताप को भाप बिंदु कहते हैं। हो गया। गलती हुई बर्फ के ताप को हिमांक तथा उबलते हुए जल के वाष्प के ताप को भाप बिंदु कहते हैं। तो गलती हुए बर्फ का ताप क्या कहलाता है, हिमांक बिंदु। उबलते हुए जल का ताप भाप बिंदु। समझ में आ गई बात ना। अब उस लाइन को फिर से छोड़ देना, लिखना इन तापों के बीच के अंतर को, ये सब हम बता चुके हैं, सब लिख लेना सिर्फ। इन तापों के बीच के अंतर को बराबर भागों में बांट दिया जाता है, बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक भाग को डिग्री कहते हैं। डिग्री कहते हैं। ताप के प्रमुख मात्रक निम्नलिखित हैं। ये आपके 3 मात्रक, ठीक ना। तो ये डिग्री सेल्सियस इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट से, और इसको डिग्री लिखते हैं। यहाँ पे डिग्री नहीं लिखते, ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ पे तो नहीं, लेकिन जब कंपटीशन की तैयारी करने जाओगे ना तो इसमें फंसा देता है आपको, क्या डिग्री रहता है कि नहीं रहता है। तो 3 मात्रक हैं, इसके 3 पैमाने हैं। पहला पैमाना क्या है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस। पहला क्या है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इसको डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस। और दूसरा क्या है आपका, फ़ारेनहाइट। दूसरा क्या है, फ़ारेनहाइट। इसको क्या कहेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मात्रक है, ठीक है ना। और केल्विन का क्या कहेंगे, केल्विन के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। केल्विन को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। और फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट से, और सेंटीग्रेड या सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से प्रदर्शित करते हैं। बहुत जल्दी। उधर भी चलने लगा था ना। चलो अच्छा।